G7 मीटिंग से पहले ही बवाल क्यों मचने शुरू हो गए हैं और फ्रांस में ऐसा क्यों हो रहा है? चारों तरफ एक अजीब माहौल क्यों बन रहा है? कौन है जो चाहता है G7 का ये मीटिंग फेल हो जाए? जानेंगे। वहीं अब अमेरिका के लिए भी एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है यूरोप और G7 के देशों ने। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है और भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं। मैक्रोन ने ये ट्वीट किया है। हालांकि मैक्रोन ने एक पूरा वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में धुरंधर मूवी के सॉन्ग को दिखलाया है और ये दिखलाने की कोशिश की है कि भारत और मेरी दोस्ती जो है बड़ी अटूट है और हम मिलकर काम करेंगे। फ्रांस या यूरोप को इस वक्त भारत का साथ चाहिए, तो ये भी सबसे बड़ी सच्चाई है कि भारत को भी फ्रांस और यूरोप का साथ चाहिए। फ्रांस के साथ बैठकें हुई और इस बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई। 5 साल में किस तरीके से व्यापार बढ़ा सकते हैं, सेमीकंडक्टर से लेकर टेक्नोलॉजी तक। लेकिन एक मुद्दा अभी भी अटका पड़ा है और वो है राफेल का मुद्दा, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है। पर इस बार फ्रांस के अंदर G7 का आयोजन होने वाला है और इस आयोजन के बीच में कुछ अलग खबरें भी निकल कर आ रही हैं। पहली बात तो ये कि मैक्रोन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रम्प इस मीटिंग में शामिल हो और इसके लिए ट्रम्प ने जब दबाव बनाया था मैक्रोन के ऊपर, मैक्रोन ने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा को बुलाया था, पहले न्योता दिया। लेकिन जब ट्रम्प ने दबाव बनाया तो रामाफोसा को इन्होंने बुलाने से इनकार कर दिया और उनको दिया गया न्योता वापस ले लिया गया। अब इससे आप समझ सकते हैं कि मैक्रोन के ऊपर एक दबाव बना हुआ है और मैक्रोन चाहते हैं कि ये समिट सफल हो। अब इस समिट के साथ ना बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। पहली चीज क्या जुड़ी हुई है, ये समिट जहाँ एक साथ चाइना और अमेरिका दोनों के लिए फैसले होने हैं और चाइना के लिए खुलकर चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। पॉलिटिको की इस खबर को देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि मैक्रोन चाहते हैं कि G7 चाइना को टैकल करे और सबसे बड़ी चीज ये है कि सिर्फ इतनी ही बात नहीं है कि चाइना को टैकल करना है। यूरोप के सामने एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। आपको याद होगा अभी हाल में मार्को रूबियो ने भारत को लेकर कहा था कि हम भारत के साथ क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। भारत भी पैक्स सिलिका में शामिल हो गया है। अब इसके साथ ही हम क्रिटिकल मिनरल्स पे चाइना की निर्भरता को खत्म करेंगे। लेकिन ये जो मुद्दा है ना, इस मुद्दे पर G7 अब अकड़ गया है। क्यों अकड़ गया है? आपको लगेगा ये तो ज्यादा बात हो गई। क्यों ये चाइना से नहीं चाहते हैं कि दूर हटे या चाइना के ऊपर से निर्भरता कम हो, चाहते हैं। लेकिन इन्हें अच्छे से पता है कि अमेरिका क्या करना चाहता है। जब पहला विश्व युद्ध हुआ था ना, तो यूरोप की शक्तियां यानी यूरोप के देश कोयला, लोहा और व्यापारिक मार्गों पर कंट्रोल के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे। जिस देश के पास संसाधन थे, उद्योग था और समुद्री मार्गों पर कंट्रोल था, उनको सामरिक बढ़त मिल जाती थी। यूरोप के देश में उस समय लूट मची थी कि किस तरीके से हम कब्जा कर लें, किस तरीके से हम अपने आप को मजबूत बनाए रखें। अब उस समय वो संसाधन क्या थे? कोयला। और कोयले की जगह आज क्या आ गया है? रेयर अर्थ। तेल की जगह आज क्या आ गया है? लिथियम। कारखाने की जगह आज क्या आ गया है? AI डेटा सेंटर। इसके बाद एक और चीज देखने को मिली थी, अब तक के इतिहास में ये देखने को मिला था कि अमेरिका ने हर समय अपना सिर्फ देखा और अपने स्वार्थ को देखकर अमेरिका आगे बढ़ा। जैसे कि 1980 के दशक में जब अमेरिका को लगा कि जापान उनके लिए खतरा बन रहा है, तो जापान के ऊपर उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया। जापान दुनिया के चिप उद्योग में तेजी से आगे बढ़ रहा था। अमेरिका को अपनी टेक्नोलॉजी बढ़त होने का डर लगने लगा। अमेरिका ने नई औद्योगिक नीतियां बनाई, घरेलू चिप उद्योग को प्रोत्साहन दिया और जापान के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया समझौते हुए। अब ये जो चीजें देखने को मिल रही है, इन चीजों के बाद यहाँ G7 के देश मतभेद पर उतर आए और इनका कहना है कि चलो ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स, AI, सेमीकंडक्टर ये आने वाले समय है और इन सब में सबसे बड़ी चीज ये है और सबसे ज्यादा मायने ये रखती है कि क्रिटिकल मिनरल्स होगा तो फिर सब कुछ होगा। नई सदी का यही तेल है, लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट, यही तेल के बराबर है। तो ट्रम्प क्या चाहते हैं? ट्रम्प ने और ट्रम्प की टीम ने क्रिटिकल मिनरल्स के लिए ये कहा कि चलो हम एक संगठन बनाते हैं और इस संगठन के साथ साथ हम प्राइस को कंट्रोल करके रखेंगे। प्राइस को हम बढ़ने नहीं देंगे या प्राइस को जिस हिसाब से बढ़ना है उस हिसाब से हम बढ़ाएंगे और घटाएंगे। अमेरिका का तर्क है कि चीन सब्सिडी देता है और सब्सिडी देने से क्या होता है, उसके खनिजों की कीमतें आर्टिफिशियल तौर पर वो कंट्रोल करता है।
है। अब हमारी कंपनियां अगर उन्हीं खनिजों को लेकर आती है तो कंपटीशन में टिक नहीं पाएगी, क्योंकि चाइना सस्ते में दे देगा, और जब चाइना सस्ते में दे देगा तो हमारी कंपनियां तो बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए ऐसा करते हैं कि G7 और जो सहयोगी देश है मिलकर एक खनिज व्यापार समूह बनाए। कुछ खनिजों के लिए न्यूनतम प्राइस को तय किया जाए, आवश्यक होने पर सब्सिडी दी जाए और रणनीतिक खनिजों की खरीद की गारंटी दी जाए। चीन के प्रभाव को कम किया जाए। लेकिन अब G7 के देश हिचक रहे हैं, उनकी अपनी चिंताएं हैं। क्या चिंताएं हैं? और वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कीमत कौन चुकाएगा? इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कौन करेगा? ये फ्री मार्केट में किसी तरीके से हस्तक्षेप तो नहीं होगा? क्या अमेरिका अगर इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो सभी देशों के लिए निष्पक्ष होगा कि नहीं होगा? अमेरिकी प्रस्ताव में एक पेंटागन AI मॉडल से कीमतें तय करने का विचार भी शामिल था, जिस पर कई देशों ने सवाल उठाए और उनका कहना है कि AI मॉडल जो अमेरिका में बना है वो प्राइस तय करे। ये भी तो सही नहीं है। अब यहाँ पर बैठक होगी, इसमें ये बातचीत भी होगी G7 में। मार्को रूबियो इसलिए पहुंचे भी है वहाँ पे। इसके बाद कथित तौर पर ट्रंप भी आ सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही ये देखने को मिल रहा है कि बड़े प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं और ये प्रदर्शन न हिंसक प्रदर्शन की तरह दिख रहे हैं। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में लगभग 20,000 लोगों ने प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है? ये प्रदर्शन कहा जा रहा है कि G7 देशों की नीतियां ठीक नहीं है, दुनिया में असमानता है, जलवायु परिवर्तन को लेकर कोई कुछ नहीं कर रहा है, पश्चिमी देशों की विदेश नीतियां गलत है और इसमें से कुछ उग्र समूहों ने टेस्ला कार में आग लगा दी, एक बैंक और UN से जुड़े कार्यालय की खिड़कियां तोड़ दी, पुलिस पर पत्थर और भी कई चीजें फेंके। अब ऐसे में स्विट्जरलैंड पुलिस को आंसू गैस का प्रयोग करना पड़ा, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन में शामिल समूहों में कौन कौन लोग थे आप सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता, फिलिस्तीन समर्थक संगठन, वामपंथी और पूंजीवाद विरोधी समूह, सामाजिक न्याय और महिला अधिकार संगठन। अब टेस्ला को निशाना क्यों बनाया? इनका कहना है कि ये सब अरबपति पूंजीवादी हैं और इनका विरोध करो। अब ये कुछ बेतुका सा आपको लग रहा होगा, लेकिन हाँ जी, अब इसके पीछे कौन है, किसको इस मीटिंग से हानि हो सकती है और कौन चाह सकता है? आज के डेट में ना हाइब्रिड वॉर दुनिया भर में फैल रही है, बाहरी देशों का प्रभाव बहुत होता है, इसलिए कहा नहीं जा सकता है, पर ये विरोध दिखला रहा है। पहली बार इस तरीके से G7 के खिलाफ अपने ही देश के अंदर लोग इस तरीके से खड़े हो रहे हैं, तो आने वाला संकट बहुत बड़ा हो सकता है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।